नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम कॉलेज रायशीनगर 11 DK के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी के अंदर। और मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में अपने बात कर रहे थे। और अपने कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। एक अपने बात की थी डीएनए और सेकंड अपने बात की थी आरएनए के बारे में। तो डीएनए क्या होता है इसके बारे में अपने 4-5 लेक्चर ले चुके हैं और डीएनए जो टॉपिक है उसको लगभग अपने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में सेकंड जो इसके अंदर टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड के अंदर है वो है आरएनए। उसके बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। अगर इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ये टॉपिक फिर आपके काम का नहीं है। अगर आपने पीछे क्लास देख ली है, उसको अच्छी तरह से आपने समझ ली है, उसके बाद में ही यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा ताकि जो एक कंटिन्यूटी है वो आपकी लगातार बनी रहे और जो सिलेबस है वो भी होता रहे और जो बातें अपने आज पढ़ रहे हैं वो अपने को कहीं ना कहीं काम आ जाए। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आरएनए और आरएनए के बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम इसका क्या होता है। तो अगर अपने बात करें नंबर 1 आरएनए की फुल फॉर्म या आरएनए का फुल नाम क्या होता है, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं आर का मतलब होता है राइबोस। आर का मतलब क्या होता है राइबोस, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक और ए का मतलब होता है एसिड। यानी कि फुल फॉर्म में अपने आरएनए को क्या कह सकते हैं, तो अपने कह सकते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अब इसकी बेसिक जो इसकी बातें हैं या इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो नंबर 1 जो पॉइंट इसके अंदर है वो क्या है कि सबसे पहले आरएनए की क्या विशेषता होती है या क्या होता है, तो अपने कह सकते हैं कि यह सेकेंड टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसा कि अभी अपने बात की थी, अपने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। तो डीएनए के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं जो नंबर 1 का था। नंबर 2 इसका क्या है कि ये सेकंड टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन सा है, वो है आरएनए। अब इसके बारे में आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन आती है वो क्या आती है, ये सेकंड टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जो प्लांट वायरस के अंदर, किसके अंदर, प्लांट वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। किसका काम करता है, प्लांट वायरस के अंदर। यानी कि जो प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है कि अनुवांशिक पदार्थ। इसका क्या मतलब है, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ से क्या मीनिंग हो गया, यानी कि ऐसे पदार्थ या ऐसा मटेरियल जो अपने को किससे प्राप्त होता है, अपने दादा परदादा पापा, यानी कि जो अपने पूर्वज है उन पूर्वजों से जो चीज़ें अपने को प्राप्त होती है या उनके अंदर जो कोडिंग वगैरह है वो वहाँ से अपने अंदर जब ट्रांसफर होती है या नई जो संतति होती है, ऑफस्प्रिंग जो होती है उसके अंदर जो ट्रांसफर होती है उसको अपने क्या कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ। तो आरएनए किसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, प्लांट वायरस जो होते हैं उनके अंदर। अगर मैं बात करूँ आपकी और मेरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो अपने कह सकते हैं डीएनए जो होता है वो किसके अंदर, ह्यूमन जो बॉडी है या इसके प्लांट वायरस के अदर जितने भी एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन प्लांट वायरस जो होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये होगी बात नंबर 1 बात। अगर आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। अब उसके बाद में नंबर 2 मैं बात करूं तो क्या है कि यह सभी टाइप की सेल में प्रेजेंट होता है। अब दूसरी बात, जैसे अपने डीएनए की बात की तो अपने कहा था कि डीएनए सभी टाइप की सेल में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन आरएनए क्या है, आरएनए सभी टाइप की सेल में प्रेजेंट होता है। बट आ गया, अब इसका क्या कह रहा है कि लेकिन जेनेटिक मटेरियल के रूप में किस में होता है, केवल प्लांट वायरस के अंदर ही होता है। केवल प्लांट वायरस की जो सेल है या प्लांट वायरस जो है
उसी के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। प्रेजेंट तो सभी सेल में रहता है, प्रेजेंट तो सभी सेल में रहता है, लेकिन जहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है वहां पर ये जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता है, वहां पर अदर इसके काम जो होते हैं वो करता है। अब वो काम कौन कौन से है, तो जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे वहां पर डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा आरएनए क्या काम करता है, इसके टाइप जो हैं उनके बारे में भी अपने बात करेंगे, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी क्या कह रहा है कि ये सभी टाइप की सेल में प्रेजेंट होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि क्या आरएनए सभी टाइप की सेल में प्रेजेंट होता है, तो यस। अगर प्रश्न आ जाए कि क्या आरएनए सभी टाइप की सेल में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो अपना उत्तर क्या होना चाहिए? नो, सभी टाइप की सेल में जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता। केवल और केवल प्लांट वायरस की जो सेल होती है उसी के अंदर, या प्लांट वायरस जो होते हैं उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। तो ये होगी अपने नंबर 2 बात। ओके जी, अब नंबर 3 बात पे आते हैं। तीसरी बात क्या कहती है कि आरएनए सामान्यतः एक लंबे तथा अशाखित, आरएनए सामान्य क्या है? लंबे और अशाखित यानी कि इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड होता है। यानी कि आरएनए की अगर स्ट्रक्चर जब अपने आगे चलकर बढ़ेंगे तो ये कैसा होता है? ये एक लंबी स्ट्रक्चर होती है और अनब्रांच्ड होता है। यानी कि कैसा होता है? अशाखित होता है, इसकी शाखाएं नहीं होती है, केवल लूप इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वो बातें भी आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी अपने को क्या ध्यान रखना है कि आरएनए सामान्यतः एक लंबे तथा अशाखित यानी कि इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है। उसके बाद में नंबर 4 जो बातें हैं कि आरएनए प्रेजेंट कहां कहां हो सकता है, ये कहता है कि सेल में प्रेजेंट होता है। अगर सेल की अपनी बात करें तो सेल एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, अपने कह सकते हैं बहुत बड़े का मतलब ये नहीं कि साइज में बड़ा है, साइज अलग अलग सेल के होते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर अपने और डिटेल से जाएंगे, कभी अपने सेल बायोलॉजी की बुक स्टार्ट करेंगे तो वहां पर अपने सेल का डिस्कस करेंगे। तो सेल के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर जो होती है, बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं जो होती हैं वो सेल में प्रेजेंट रहती है ना, पढ़ा होगा आपने सेल को। तो अभी क्या कहता है कि आरएनए मेनली प्रेजेंट इन, अब आरएनए मुख्यतः कहां प्रेजेंट होता है? इन साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर। मान लीजिए कि ये कोई सेल है, उसके अंदर अपन बात करते हैं कि इस प्रकार से क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है। उसके बारे में बहुत सारी स्ट्रक्चर जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, अभी कहता है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नंबर 1 क्या कहता है कि ये मेनली कहाँ? सेल साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें आपको मिल जाएगा। अलग अलग जो सेल होगी उसमें अलग अलग जगह आपको मिल जाएगा। ये नहीं है कि एक ही जो सभी सेल जो है उनमें यहीं पर मिल जाएगा, नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं है। हो सकता है कुछ सेल में आपको मिल जाए, लेकिन नॉर्मली ये देखा नहीं जाता है। अलग अलग जो सेल होती है उसके अंदर इसकी जो प्रेजेंस होती है वो अलग अलग होती है। ओके, साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म मिल सकता है। उसके बाद में न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर आपको मिल जाएगा न्यूक्लियोलस, यानी कि जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस जो होता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ सेल ऐसी होती है जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिल जाता है। उसके बाद में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिस प्रकार साइटोप्लाज्म सेल में प्रेजेंट रहता है उसी प्रकार जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर भी कुछ विशेष प्रकार का जो अपने कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है या लिक्विड जो है वो प्रेजेंट रहता है, उसको अपने क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं। तो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट रहता है। एंड राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट रहता है, एंड ETC। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर प्रेजेंट होता है। मुख्य रूप से जहां पर मिल जाता है उनकी अपने बात करते हैं तो सेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एंड ETC। इन जगह पर आपको ये जो आरएनए होता है वो मिल जाता है। ओके जी, उसके बाद में आते हैं सॉरी उसके बाद में आते हैं नंबर 4 पॉइंट पे
4 नंबर जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि इसके बाद में जो लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल में विभिन्न टाइप के आरएनए फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। अब आरएनए फॉर्म का क्या मतलब है, यानी कि जो अब आरएनए है उसके भी कोई टाइप होते हैं, तो उन टाइप की जो अपने बात करेंगे तो वहां पर फॉर्म का मतलब है। अभी एक बार आप यही समझ लीजिए कि आरएनए के कुछ टाइप हैं जो इसी क्लास में या हो सकता है आगे वाला जो लेक्चर होगा वहां पर अपने डिस्कस करेंगे। तो लिविंग सेल जो होती है, एक जीवित कोशिका जो होती है, उसके अंदर आरएनए कई फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि अलग अलग जो आरएनए फॉर्म जो होती है उनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपने सुना होगा आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये क्या है, आरएनए की फॉर्म्स हैं, आरएनए के प्रकार हैं, आरएनए के टाइप हैं। तो अब जो एमआरएनए होता है उसका काम अलग होता है, टीआरएनए होता है उसका काम अलग होता है। उसके बाद में आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल जो आरएनए होता है उसका जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है। तो अलग अलग फॉर्म जो होती है आरएनए की। अभी क्या ध्यान में रखना है कि लिविंग सेल जो है उसमें विभिन्न टाइप की वेरियस टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म आर प्रेजेंट, बट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि अलग अलग टाइप की जो सेल होती हैं उनके फंक्शन भी, या अलग अलग टाइप के जो आरएनए होते हैं उनके अंदर उनकी जो सेल होती हैं उनमें उनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि आरएनए मेनली सिंगल स्ट्रैंड के रूप में प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर मैं कहूं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो सभी सेल में सिंगल स्ट्रैंड होता है। अपवाद स्वरूप आपको कुछ ऐसी सेल मिल जाती है जहां पर ये डबल स्ट्रैंड भी आपको मिल जाता है, लेकिन 99% जो सेल होती हैं उनके अंदर अगर पूरे आरएनए की एक बड़े रूप में बात करें तो वहां पर जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड के रूप में ही आपको मिलता है, या आपने कह सकते हैं कि एकल सूत्री धागे के रूप में ही मिलता है। ओके जी, अब अपने अगर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में नंबर 2 जो अपना टॉपिक है इसके अंदर अभी अपने बात की थी आरएनए के बारे में। तो आरएनए की जो बेसिक बातें थी, जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी, भले अपने बीएससी के सिलेबस की बात करें या अपने कंपटीशन लेवल की बात करते हैं, तो वहां पर इतनी बातों को अगर आपको ध्यान में रहेगी तो आपको मेरे यह मानना है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को आप क्लियरिफाई कर लें, अच्छी तरह से क्लियर कर लें, एक बार आराम से इनको समझ लें, फिर अपने ही आगे बढ़ना है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बात करते हैं या आरएनए की संरचना की बात करते हैं, तो ये कैसी दिखती है, किस प्रकार से आरएनए अपने को दिखता है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए या आरएनए जो है उसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है। अपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ के अपने बात की थी कि जो डीएनए होता है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अपने ऐसी बात करके आए थे। अभी अपने बात करेंगे कि जो आरएनए है वो कैसा होता है, या नॉर्मली जो आरएनए अपनी बात की थी कि सेल साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो वहां पर ये कैसा होता है या किस प्रकार से अपने को दिखता है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर बात जो थी, पहली बात, सबसे 1 नंबर बात स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या कहता है कि आरएनए मॉलिक्यूल लॉन्ग एंड अनब्रांच होता है। कैसा होता है, आरएनए जो मॉलिक्यूल है, आरएनए का जो अणु होता है वो कैसा होता है कि बड़ा होता है और अनब्रांच होता है, अशाखित होता है, और कैसा होता है, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ओके जी, तो यहाँ पर इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड अपने को कर लेना है। कैसा होता है, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में होता है, जो कैसी होती है, सिंगल स्ट्रैंड होती है। अपने बात करके आए थे डीएनए की, तो अपने डीएनए में भी यही कहा था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन वो डबल स्ट्रैंड होता है। यहाँ पर क्या है, आरएनए भी कैसा होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में प्रेजेंट रहता है, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होता है, लेकिन डबल स्ट्रैंड के रूप में। ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को अपने को ध्यान में रखना ही रखना है। तो ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड के रूप में, और डीएनए जो था वो कैसा था, डबल स्ट्रैंड के रूप में। ये भी कैसा है, पॉली न्यूक्लियोटाइड के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो पॉली न्यूक्लियोटाइड है
वो क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपको याद होगा कि जो मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जब वो साथ में जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर बना लेते हैं और एक बड़ी चेन बनने के बाद उसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड साथ में जब आ जाते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड उसको कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड यहाँ से क्या होगा, सेम वही होगा जो डीएनए की अपने बात की थी। तो अब न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूं तो न्यूक्लियोटाइड में अब 3 चीजें यहां पर आ जाएगी। 3 चीजें कौन कौन सी आ जाएगी, एक किसके अंदर आ जाएगी, पेंटोज शुगर। उसके बाद में नंबर 2 जो इसके अंदर आएगा वो आएगा फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा। और नंबर 3 जो इसके अंदर होगा वो इसके अंदर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन बेस जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। इसको अपने क्या कहेंगे, इसको अपने कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। अब देखो जी, आप कहोगे जी ये बात तो आपने डीएनए में भी बता दी थी, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया, डिफरेंस यहाँ पर आ गया। देखो डीएनए के अंदर अपने बात की थी तो अपने बात की थी वहां पर जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। अब की जो अपने डीएनए की जो आपने बात की थी वहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और जो आरएनए होता है यहां पर कैसी होती है, राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर जो होती है, अपने वहां पे क्या बात की थी, जो डीऑक्सीराइबोज थी वहां पर एक ऑक्सीजन जो एटम था उसकी संख्या कम थी, जो 3 नंबर कार्बन परमाणु था, 2 नंबर कार्बन परमाणु जो था वहां पर, या 2 नंबर कार्बन एटम जो होता है उस पर एक जो OH होता है वो कम होता है, या एक O जो होता है वो कम होता है। यहाँ पर क्या होगा, वो प्रेजेंट रहेगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है, यानी कि यहाँ पर कैसी होगी, पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर, यानी कि पेंटोज शुगर में क्या होती है, राइबोज शुगर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन जो बेस होता है, ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती है। और जब ये पूरी की पूरी संरचना एक के साथ एक इस प्रकार जब जुड़ती रहती है तो क्या बन जाता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। ओके जी, अब अपने आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 जो पॉइंट है उस पे आते हैं। इसके बाद में क्या कहता है कि आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो स्वयं ही कोइल्ड होकर लूप का निर्माण कर लेता है। अभी क्या, अब नेक्स्ट क्या है कि आरएनए स्ट्रैंड जो होता है वो स्वयं ही क्या होता है, कोइल्ड होकर एक लूप का जो निर्माण होता है वो लूप का निर्माण कर लेता है। अब कैसे करता है, जब इसके अपने स्ट्रक्चर की डिस्कस करेंगे तो तभी अपने बात करेंगे। अगर थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि वो क्या है इसके अंदर, देखिए अभी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं आरएनए की तो वो कैसा दिखता है। देखिए मान लीजिए कि ये अपने अगर आरएनए है तो ये आरएनए की कोई स्ट्रैंड मान लीजिए, क्योंकि अब आरएनए जो होगा वो किससे मिलकर बनता है, वो डीएनए से ही मिलकर बनता है, या डीएनए से अगर अपनी बात करें नॉर्मली उसका निर्माण होता है। तो ये जैसे मान लीजिए कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो जब ये ओपन होगा तो 2 प्रकार से इस प्रकार क्या है, धागे का निर्माण हो जाता है, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें आरएनए में क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगी, ये क्या होता है, ये कोइल्ड होता है। क्या कहता है कि आरएनए का स्ट्रैंड स्वयं ही कोइल्ड हो जाता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसके ऊपर देखिए कि ये स्ट्रैंड है, अभी क्या होगा कि आरएनए का स्ट्रैंड स्वयं के ऊपर ही, यानी कि सेल्फ कोइल्ड इस प्रकार हो जाता है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती है। तो जब ये कोइल होगा, अपने ऊपर ही लिपट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार का एक लूप का निर्माण कर लेता है, या लूप का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। ओके जी, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हजारों न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनती है। अब आरएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी वो कैसे बनेगी, तो वो हजारों न्यूक्लियोटाइड, अपनी बात की थी कि जैसे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ में जुड़ते रहेंगे एक लंबी चेन का निर्माण बन जाएगा, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जब हजारों न्यूक्लियोटाइड चेन या न्यूक्लियोटाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं जब वो साथ में जुड़ते रहते हैं तो क्या बन जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है उसका निर्माण हो जाता है। अब ये चेन कैसी होती है, तो ये एक रेखीय क्रम में 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा,
अब बॉन्ड कौन सा आगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा क्या है, ये एक साथ में जुड़े रहते हैं। तो अब इसका जब प्राइम की बात करते हैं तो कैसा होगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो चेन होगी वो चलती रहेगी और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होगा उसका क्या हो जाता है, निर्माण, यानी कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, उस चेन को बांधे रखने का, यानी कि वो उसको अलग नहीं होने देगा। और जैसे क्या है, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम जो होते हैं जब अपने उसका यूज करते हैं तो वो उन बॉन्ड्स को खोल देता है और पूरी जो स्ट्रक्चर होती है वो खुल जाती है। जब अपने जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी बात करेंगे, अभी अपने को इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो वो क्या है कि आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स में राइबोज नामक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। अभी अपने बात की थी पहले भी, तो अभी क्या कहता है कि आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें क्या होगा, कौन सी शुगर होगी, तो राइबोज शुगर होगी। अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो उसमें क्या होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट रहेगी। कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। और यहां पर कैसी होती है, आरएनए के अंदर राइबोज नामक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में कहता है कि इस कारण न्यूक्लियोटाइड या आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। जो राइबोसोम के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन जो होती है उसको क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो शुगर होती है वो शुगर कौन सी होती है, या जो पेंटोज शुगर होती है वो कौन सी होती है, तो वो राइबोज शुगर होने की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, तो कैसा दिखता है आरएनए, इसको मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, ये आरएनए की स्ट्रक्चर है। तो आरएनए जो होगा वो आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसी प्रकार से मैं बात करूं कि जी डीएनए होगा, वो डीएनए कैसा दिखेगा, तो डीएनए ऐसा दिखेगा। इस प्रकार से आपको डीएनए दिखता है। अगर डीएनए की अब अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है वो इसका यहां पर है, ये इसका 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ये इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अपने को पता है कि इस प्रकार से जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये नाइट्रोजन बेस है वो यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं आरएनए के ऊपर। तो जी आरएनए में क्या फर्क होता है या आरएनए कैसा दिखता है, आरएनए की मैं बात करता हूं। देखिए अब सबसे पहले ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, मोटी चेन जो दिख रही है, या इसको अपने बोल सकते हैं इसकी बैकबोन है। जिस प्रकार हमारे अंदर एक जो बैकबोन होती है वो हमारी बॉडी को फिक्स रखने का, स्थिर रखने का, और जो अपना न्यूरोलॉजी अपने कह सकते हैं एक प्रकार से, या जितने भी अपने तंत्रिकाएं वगैरह जो निकलती है वो इसी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, बैकबोन जो होती है, इसी से होकर अपने ब्रेन तक पहुँचती है, क्योंकि ये ऊपर जाकर अपने ब्रेन के साथ में अटैच रहती है। तो जितने भी सेंस जो होती है, जैसे ताप है, धूप है, ठंड है, या अपने जब कोई कांटा चुभता है, या जितनी प्रकार की जो सेंस होती है वो अपने से कोई अपने हाथ को छूता है तो उसकी जो फीलिंग होती है वो अपने दिमाग तक जाती है कि आपको किसी ने छुआ है, या आपको गर्म चीज़ लगी है, आपको ठंडी चीज़ लगी है, तो इस प्रकार सेंस जाती है ना, तो अपने वो बैकबोन काम करती है। उसी प्रकार से अपने क्या है, इसकी भी एक बैकबोन होती है, आरएनए की भी। और ये जो एक बैकबोन है, ये बैकबोन किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब इसकी अगर मैं डिटेल में जाऊं तो डिटेल आपको यहां पर दिख जाएगी। जैसे अपने डीएनए में बात की थी कि जो शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है वो अंदर की तरफ, और जो फास्फोरिक एसिड जो होता है या फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। और अब देखिए, अब ये आपको जो एक स्ट्रक्चर दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर अब मैं इसको बनाऊँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ इस प्रकार से, मान लीजिए कि क्या है, ये क्या
पेंटोज शुगर है, ये कार्बन प्राइम 1, ये कार्बन प्राइम 2, ये कार्बन प्राइम 3, ये 4, और यहाँ पर अपने मान सकते हैं कि कार्बन प्राइम ये हो गया इसका 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन प्राइम 5 होता है, यहाँ पर अपने को पता है कि फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है, ये शुगर होगी। फिर यहाँ पे क्या जुड़ता है कि फास्फोरस जुड़ता है, और फिर अगर मैं बात करता हूँ इस प्रकार से यहाँ पर ये शुगर का मॉलिक्यूल हो गया, तो ये इसका जो 5 प्राइम होता है इसके साथ में जुड़ता है, फिर से यहाँ पर एक है फास्फोरिक एसिड। इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, शुगर का है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये फास्फोरस का है, ये फास्फोरस, ये शुगर और ये शुगर। शुगर कौन सी है, क्या है ये आरएनए है, तो शुगर कौन सी होगी, राइबोज शुगर। वेरी गुड, राइबोज शुगर होगी। तो ये राइबोज और ये क्या है, फास्फोरिक एसिड जो होगा। तो ये इस प्रकार से क्या है, अंदर प्रेजेंट रहती है और आरएनए की जो बैकबोन होती है उस बैकबोन का निर्माण करती है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, शुगर फास्फेट बैकबोन, बात क्लियर हो गई जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस इसमें क्या होगा, तो नाइट्रोजन की बेस की बात करते हैं तो 4 इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन सा, एडिनिन, उसके बाद में ग्वानिन, उसके बाद में साइटोसिन, उसके बाद में यूरेसिल। क्योंकि क्या है कि थाइमिन के स्थान पर अगर आरएनए की बात करते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। अब यूरेसिल की बात करते हैं तो अब क्या है, किसके स्थान पर है यूरेसिल, थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल यहाँ पर पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि एक डिफरेंस होता है, डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहता है, और अगर आरएनए की बात करते हैं तो थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, जो एक पायरिमिडीन है ना, जो अपने पहले स्ट्रक्चर में पढ़ के हैं, आपको याद होगा। तो देखिए अब ये जो यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, ये क्या है, ये है एडेनिन। उसके बाद में जैसे अपने बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये है यूरेसिल। उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये ग्वानिन है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो ये साइटोसिन हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अब आरएनए के अपने हमारे शरीर की बात करता हूँ तो कैसे बनता है, तो अपने बात करते हैं कि सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन, यानी कि जब डीएनए क्या करता है, डीएनए अपनी ही फोटोकॉपी बनाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये एक डीएनए है, तो ये क्या करता है, ये खुद की फोटोकॉपी बनाता है। तो ये क्या होगा, अनकॉइल होगा। इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पर ये 2 स्टैंड इसके बन गए, अनकॉइल हो गया। उसके बाद में क्या है, इसके साथ में क्या आ जाता है, इसके साथ में होगा फिर एक नया जो स्टैंड होता है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको पेरेंटल स्टैंड बोलते हैं। उसके बारे में एक नया स्टैंड जो होता है, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसे नाइट्रोजन बेस पेयर के अकॉर्डिंग ही नए क्या है, बेस पे जुड़ते हैं, और एक नया जो स्टैंड होता है वो इसके साथ में इस प्रकार से जुड़ जाता है। और अब ये जो नया बनता है इसको अपने बोलते हैं डॉटर स्टैंड, और ये जो पुराना वाला है इसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल डीएनए कहते हैं। ये तो बात होगी किसके अंदर, अपने रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, फोटोकॉपी करना, अपने जैसा ही एक और बनाना। उसके बाद में क्या होगा कि रेप्लिकेशन हो जाएगा। रेप्लिकेशन के बाद की जो स्टेज होगी, फिर से क्या होगा, अनकॉइल होगा, फिर से क्या होगा, ये अनबाइंड होगा, अनबाइंड होगा, यानी कि फिर से खुलेगा, और जब फिर क्या अलग अलग स्टैंड बन जाएंगे, तो एक जो स्टैंड होगा वो किसमें, अब अपने बात करते हैं यहाँ पर, तो ये स्टैंड है, तो एक तो क्या हुआ कि इसके ऊपर नया स्टैंड बन गया, तो ये क्या हो गया, एक डीएनए बन गया। और एक ये जो स्टैंड है, अब ये स्टैंड अपने कह सकते हैं कि ये किस में चला जाएगा, तो ये आरएनए बनाने के लिए क्या होगा, या आरएनए का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए ये एक आरएनए बन जाता है। तो डीएनए से किसका निर्माण होता है, आरएनए का। तो जैसे अपनी बात करते हैं कि कुछ सेल जो ऐसी होती है उनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पर आरएनए कैसे होता है, वो एक अलग कंडीशन होगी, उसके बारे में कभी अपने बात करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा। अभी अपने को ये समझना है कि आरएनए कैसे, किससे बना है। हमारी अगर अपने बात करते हैं यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर कैसे बनता है, तो उसके अंदर क्या है, डीएनए से आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी। ओके जी, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अपने बात करते हैं, कुछ 1-2 पॉइंट इसमें रह गए हैं, उन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होगा, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रक्चर के अंदर ही कि आरएनए का प्रत्येक जो मॉलिक्यूल होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल से मिलकर बना होता है।
अब इस बात का ध्यान रखना है कि आरएनए का जो प्रत्येक मॉलिक्यूल होता है उसमें नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, तो उस नाइट्रोजन बेस के रूप में क्या होता है, तो उसके रूप में एक एडेनिन होता है, एक ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, और इसके अलावा अपने बात करते हैं तो इसके अलावा एक है पेंटोज शुगर, और एक है जो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, अब नोट में आपको क्या ध्यान में रखना है, नोट में क्या कहता है कि आरएनए की एक ही स्ट्रैंड में इंटरमोलिकुलर पेयरिंग की वजह से क्या होता है, ये फिक्स होता है या इसकी क्या होती है, स्थिरता प्रदान करता है, या ये क्या होता है, अपने कह सकते हैं कि स्टेबल हो जाता है। स्टेबल कैसे हो जाता है, क्योंकि आरएनए के क्या है, एक ही जो स्ट्रैंड होता है, अपनी बात की थी कि दो स्ट्रैंड नहीं होते हैं, एक ही स्ट्रैंड होता है, तो वो एक स्ट्रैंड क्या होगा कि उसमें क्या हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हो जाएगी या इंटरमोलिकुलर पेयरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें स्थिरता प्रदान आ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरएनए में अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो उसमें स्थिरता कैसे आती है, तो स्थिरता कैसे आएगी, स्थिरता इसमें इसलिए आ जाती है क्योंकि क्या करता है, ये इंटरमोलिकुलर पेयरिंग करता है, उसकी वजह से ही इसमें क्या है, स्थिरता आ जाती है। अब अगर बात करता हूं, अपने बात की थी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर जो होती है या कंडीशन जो होती है वो कैसे होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, ये एक शुगर है, ये क्या है, एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और शुगर कौन सी है, इसमें अपने बात की थी राइबोज शुगर है। तो ये राइबोज शुगर, अगर अपने बात करते हैं राइबोज शुगर की, तो ये नंबर 1 कार्बन प्राइम, ये कार्बन प्राइम 2, ये कार्बन प्राइम 3, कार्बन प्राइम 4 और कार्बन प्राइम 5। अपने बात की थी कि इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, तो देखिए अपने कहा था कि डीऑक्सी राइबोज और राइबोज, तो अगर अपने डीऑक्सी राइबोज की बात करता हूँ तो यहाँ से फिर क्या है, मैं यहाँ से एक ओ हटा दूंगा, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है तो ये क्या बन गया, राइबोज। तो कार्बन प्राइम 2 पर एक OH जुड़ा रहता है, यहाँ पर क्या होता है, H, यहाँ पर H। वो स्ट्रक्चर आपने पीछे अगर आपको नहीं पता है तो पीछे जो मैंने क्लासें करवाई है उन क्लासों को देखिए, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये कार्बन प्राइम 3 और कार्बन प्राइम 5, ये कार्बन प्राइम 5 है। अब कार्बन प्राइम 5 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होता है, फास्फोरिक एसिड। अगर फास्फोरिक एसिड की मैं बात करता हूँ उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखिए बेटा ये फास्फोरिक एसिड है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH और यहाँ पर एक OH। इस प्रकार से फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। वापिस आ जाते हैं इसी के ऊपर, अब देखिए तो ये फास्फोरिक एसिड है और यहाँ पर वापिस से क्या हो गया, ये शुगर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। यहाँ पर फास्फोरिक एसिड है, तो कार्बन प्राइम 5 पे क्या है, एक फास्फोरिक एसिड ऐड हो रहा है, और कार्बन प्राइम 3 पे क्या है, एक फास्फोरिक एसिड ऐड हो रहा है। तो एक यहाँ पर भी क्या था, OH था, और यहाँ पर भी क्या है, एक OH है। तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो भी इसके साथ में निकल जाता है, और इस प्रकार से क्या है, ये जुड़ रही रहती है। तो यहाँ पर कार्बन प्राइम 5 3 5 3 5 3 इस प्रकार से चलती रहती है। तो ये जो डायरेक्शन होगी इसको अपने क्या बोलेंगे, 5 to 3 डायरेक्शन इसको कहा जाता है, या 5 से 3 की ओर क्या है इसका दिशा होती है, या 5 से 3 की ओर ये चलता है। ओके जी, तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ आरएनए या आरएनए के प्रकार। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ आरएनए की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ आरएनए में क्या होगा, क्या बेस क्या है इसका, कि कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन देयर आर 2 टाइप ऑफ आरएनए। अगर आरएनए की बात करते हैं तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, या इसका जो भौतिक स्वरूप होता है, भौतिक स्वरूप और फंक्शन यानी कि इसके जो काम है उसके आधार पर आरएनए कितना टाइप का होता है, आरएनए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर 1 इसका है जेनेटिक आरएनए, और नंबर 2 कौन सा है, नॉन जेनेटिक आरएनए। देखिए क्या कहता है ये कि टाइप ऑफ आरएनए की बात करते हैं। अगर आपको क्लासें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
क्या कहता है ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे या किसके बेस पे, तो ये कहता है फिजिकल प्रॉपर्टी, आरएनए की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पे, एंड फंक्शन, इसके काम करने का जो तरीका है या क्या काम करता है उसके बेस पे आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज जेनेटिक आरएनए एंड नंबर 2 इज नॉन जेनेटिक आरएनए। नंबर 1 कौन सा होता है? जेनेटिक आरएनए, एंड सेकंड टाइप कौन सा है? नॉन जेनेटिक आरएनए इसका सेकंड टाइप होता है। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस चीज को समझने के लिए अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए एंड टाइप ऑफ आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।